साल 2013 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान अपने एक भाषण में शी चीन के इतिहास की तरफ मुड़ गए। शी ने यंगकियान की बात की, जो दूसरी सदी में हान डायनेस्टी में एक चीनी अधिकारी था। कियान हान साम्राज्य का सेंट्रल एशिया में एक दूत था। शी ने अपने भाषण में कहा कि कियान को एक आदिवासी कबीले ने 10 साल तक बंदी बनाकर रखा और जब वो चीन वापस आया तो उसने राजा को सुदूर एशिया में कारोबार की संभावना के बारे में बताया। शी ने कहा कि आज जब 2000 साल बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ और इतिहास की उस घटना को देख रहा हूँ तो मुझे ऊंट के गले में टंगी घंटियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती सुनाई दे रही है और मैं रेगिस्तान से उठता गुबार देख पा रहा हूँ। ये पहली बार था जब चीन के राष्ट्रपति ने एशिया और यूरोप के देशों को जोड़ने का विचार दुनिया के सामने रखा था, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। लेकिन ये विचार जितने सादगी भरे लहजे में दुनिया के सामने परोसा गया था, असल में पर्दे के पीछे ये उतना ही खतरनाक था, जिसमें छुपे थे चीन के नापाक मंसूबे, जिसके तहत चीन ने गरीब देशों को डेट ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाया। और आज इस डेट ट्रैप के शिकार न जाने कितने देश हैं। इसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका है। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे चीन गरीब देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है और फिर कैसे उन देशों की अहम संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लेता है, और बताएंगे आपको कि कैसे श्रीलंका चीन के इस जाल में फंसता चला गया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 2013 से पहले चीन सिर्फ आर्थिक विकास की ओर ही ध्यान दे रहा था, जिसके दम पर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन 2013 में शी जिनपिंग के चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की फॉरेन पॉलिसी ने एक बड़ा शिफ्ट लिया। जिनपिंग ने चीन की विस्तारवादी सोच पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके तहत चीन ने एक ऐसा प्लान दुनिया के सामने रखा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये प्लान था चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को चीन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्लान बताया गया, जिसके तहत 68 देशों को जोड़ा जाना था, जिनमें दुनिया की 65% आबादी रहती है, और ये प्रोजेक्ट दुनिया की 40% GDP को एक साथ ला देता। लेकिन ये प्रोजेक्ट देखने में जितना महत्वाकांक्षी लग रहा था, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही भयावह भी थी। ये सच्चाई थी चीन का डेट ट्रैप। तो कैसे काम करता है ये चीन का डेट ट्रैप? आसान भाषा में कहें तो चीन पहले आर्थिक तौर पर कमजोर देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कर्ज देता है, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं। जब वो देश कर्ज लौटा नहीं पाता तो चीन उन देशों में अपनी मनमानी करता है और उनकी अहम संपत्तियां हथिया लेता है। ये तो हुई डेट ट्रैप की आम परिभाषा। अब बताते हैं आपको इसके पीछे का पूरा खेल। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लोन देने वाला देश है। 2020 तक चीन आर्थिक तौर से कमजोर देशों को $170 बिलियन का लोन बांट चुका है। हालांकि अमेरिकी रिसर्च एजेंसी एड डेटा की माने तो चीन द्वारा विकासशील देशों को दिया गया आधे से ज्यादा लोन चीन की बैलेंस शीट में दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि ये लोन चीनी सरकार द्वारा सीधे नहीं दिया जाता। इस खेल में काम आती हैं चीन के अधिकार के तहत काम कर रही चीनी कंपनियां। इसे कहा जाता है चीन का हिडन डेट। एड डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 40 देश ऐसे हैं जो हिडन डेट का शिकार हैं, जो अपनी सालाना GDP का 10% तक कर्जा इन चीनी कर्जदाताओं से ले चुके हैं। इनके अलावा जिबाउती, लाओ PDR, ज़ाम्बिया एंड किर्गिस्तान जैसे देशों ने तो चीन से अपनी सालाना GDP का 20% तक का कर्जा ले रखा है।
अब सवाल ये उठता है कि कर्जा तो दुनिया के कई देश और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी देती हैं, तो चीन के कर्जे से इतनी परेशानी क्यों है? ऐसे में आपको चीन द्वारा दिए गए कर्ज की टर्म्स को समझना जरूरी है। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो छोटे देशों को कर्ज देते हैं, उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसे कहा जाता है पेरिस क्लब। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे लगभग 22 देश इस ग्रुप के मेंबर हैं। इस ग्रुप का काम है कि अगर कोई कर्ज धारक देश कर्ज नहीं चुका पा रहा तो कैसे उसकी मदद की जाए। लेकिन ऐसे ग्रुप का पार्ट चीन नहीं है, जबकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज बांटने वाला देश है। असल में जो देश इस ग्रुप के सदस्य हैं, वो ये जानकारी साझा करते हैं कि किस देश को उन्होंने कितना कर्ज दिया और उसकी क्या शर्तें हैं। लेकिन चीन अपने द्वारा दिए गए कर्ज की जानकारी नहीं देना चाहता। यही कारण है कि चीन पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की शर्तों की। एड डेटा के मुताबिक चीन लगभग 4% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देता है, जो वर्ल्ड बैंक और कई देशों से 4 गुना ज्यादा है। चीन का लोन वापस करने का पीरियड भी 10 साल या उससे कम होता है, जबकि बाकी कर्जदाता 28 साल का समय देते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां कर्ज लेने वाले देश को ऑफशोर अकाउंट में पैसा रखने की शर्त भी रखती हैं, ताकि डिफॉल्ट होने पर वो उस अकाउंट से पैसा निकाल सकें, जबकि पश्चिमी कर्जदाताओं द्वारा ऐसी अप्रोच नहीं अपनाई जाती। अपने BRI प्रोजेक्ट के दौरान लोन देते वक्त चीन कई तरह की घटिया शर्तें भी जोड़ता है, जैसे कि मोनेटेनेग्रो के केस में हुआ। चीन ने मोनेटेनेग्रो को हाईवे बनाने के लिए 800 मिलियन पाउंड का लोन दिया, जिसके बदले में उसने ये शर्त रखी कि अगर ये देश अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो चीन के पास मोनेटेनेग्रो देश की जमीन का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, और अगर ऐसा होता है तो चीन को यूरोप में सीधी एंट्री मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ चीन ने पाकिस्तान के साथ सीपेक के दौरान किया, और यही कुछ श्रीलंका के साथ भी हो रहा है। पिछले 1 दशक में चीन श्रीलंका को रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट बनाने के लिए $5 बिलियन का कर्ज दे चुका है। इस कर्ज की शुरुआत हुई साल 2007 में, जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन से पहली बार कर्ज लिया। इस कर्ज की शर्त थी कि श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट का ठेका चीन की पसंद की कंपनी को देना होगा, और इस तरह चीन की चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को हम्बनटोटा पोर्ट बनाने का ठेका मिल गया। 2010 में यह पोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका पर कर्ज बढ़ता चला गया। 2016 के आसपास चीनी कंपनियों ने अपना कर्ज का पैसा मांगना शुरू कर दिया, लेकिन पैसा था नहीं, तो 2017 में श्रीलंका को $1.2 बिलियन की कर्ज माफी के बदले हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन चीन को 99 साल की लीज पर देनी पड़ी। लेकिन इससे कर्ज कम नहीं हुआ, क्योंकि लोन की रकम ज्यादा थी। चीन का कर्ज पर इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कर्जा भी बढ़ता चला गया। कोरोना की वजह से श्रीलंका का पर्यटन कारोबार भी ठप पड़ गया। महंगाई आसमान छू रही है, और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी महज $1.5 अरब का बचा है। ऐसी स्थिति में अब श्रीलंका चीन के रहमो करम पर है, और चीन कहीं ना कहीं इस बात से खुश तो होगा ही, क्योंकि उसके लिए ये स्थिति दोस्ती दिखाने की नहीं, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने की है। अब जाते जाते आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन ओशन में 6 आइलैंड देश हैं, जिनमें शामिल है कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका। चीन की नज़र अब इन सभी देशों पर है, ताकि चीन इंडियन ओशन में अपनी जगह बना सके। ये स्थिति भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि अगर चीन अपने इस डेट ट्रैप के जरिए इन बाकी आइलैंड देशों को भी फंसा लेता है, तो हिंद महासागर में वो एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो ये है चीन के डेट ट्रैप से जुड़ी पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।